शाही मेहमान शहजादा हिंद असफन यार तशरीफ ला रहे हैं। रहमान रहीम, मैं हूँ असफंदियार खान और मैं आज आपको दिखाऊंगा शाही किला। मौरखीन के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी ने जब 11वीं सदी में लाहौर फतह किया तो इस किले की पहली मजबूत इमारत की बुनियाद रखी। ये किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रखता है। इस वक्त हम किले के बाहर मौजूद हैं। ये इमारत जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये बरतानवी दौर में इसका इजाफा किया गया था। आज इस किले को एज ए टूरिस्ट स्पॉट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप किले में दाखिल होते हैं, आपको तस्वीर दीवार नज़र आती है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेस्को दीवारों में शुमार किया जाता है। ये तकरीबन 1450 फुट लंबी और 50 फुट ऊंची है। इस पर रंगीन पेंटिंग्स, कशाकारी, शीशे और नक्श नगार बने हुए हैं। इसे शहंशाह जंगीर के दौर में मुकम्मल किया गया था। इस दीवार पर मुगल बादशाहों की शिकार के मनाजिर, हाथियों, घोड़ों, जंगी मनाजिर, फरिश्ते और परियों की कहानियाँ सुनाई गई हैं। पिक्चर वॉल के सामने नज़र आने वाली ये बिल्डिंग और दीवार बरतानवी दौर में बनाई गई थी। इस दीवार को बनाने का मकसद किले के डिफेंस को बेहतर बनाना था और ये मुनफरिद नज़र आने वाली जो बिल्डिंग है, इसको एज ए चेक पोस्ट इस्तेमाल करना था। आज इस जगह पे सोवेनियर्स की शॉप मौजूद है और आपको डिफरेंट कार्ड्स नज़र आती हैं जो आपको अंदर सैर के लिए लेके जाती हैं। किले में दाखिल होते ही आपको ये रास्ता नज़र आता है जो ब्रिटिश ने घोड़ों और जीपों के लिए बनाया था। ये रास्ता मुगल दौर में किले का हिस्सा नहीं था। ये जगह जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, इसे हाथी रास्ता कहा जाता है। ये शाही किले का वो रास्ता है जहाँ से मुगल दौर में शाही हाथी गुजरा करते थे। मुगल बादशाह अपनी ताकत और शान दिखाने के लिए हाथियों पर सवार होकर यहाँ से गुजरते थे। कहा जाता है कि जब शाही जुलूस यहाँ से गुजरता था तो पूरा इलाका हाथियों की घंटियों और नकारों की आवाज़ से गूंज उठता था। हाथी रास्ते से ऊपर आते ही दाएं हाथ पे आपके शीश महल और दीवान खास है और इसी रास्ते पे आगे चलते हुए आपके बाएं हाथ में बिल्कुल आपके सामने बरतानवी बैरक्स आती हैं। अगर आप इस दीवार से नीचे देखें तो ये वही रास्ता है हाथी पैर का जहाँ से हम अभी ऊपर आए हैं और आपको तमाम रास्ते के बारे में बताया है। ये सामने नज़र आने वाली बिल्डिंग बरतानवी बैरक्स है जिनको कैदियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। बरतानवी बैरक्स के बिल्कुल साथ आपको दीवार से देखने पे ये एक बिल्डिंग नज़र आती है। ये बरतानवी दौर में बनाया गया बारूद खाना है। इसे किले से बाहर बनाने का मकसद यही था कि अगर कोई अनहोनी हो तो किले के रेजिडेंट्स को महफूज रखा जा सके। बैरक्स के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये एक सफ़ेद मुनफरिद बिल्डिंग नज़र आती है। ये बिल्डिंग रानी जिंदा का इबादत खाना कहलाती है। ये सिख दौर की एक अहम यादगार है जो महाराजा रंजीत सिंह की एहलिया और महाराजा दलीप सिंह की वालदा से मंसूब है, जहाँ रानी इबादत किया करती थी और इसको मराकबा भी कहा जाता है। रानी जिंदा और बरतानी बैरक्स के बिल्कुल सामने आपको मसमार हुए चंद कमरे नज़र आते हैं। ये कमरे उस वक्त के सर्वेंट्स यानी कि शीमेल्स जो दीवाने खास में काम करते थे उनके लिए बनाए गए थे और इन कमरों के बिल्कुल साथ दाईं जाने पर पाउडर रूम्स जो उस वक्त सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो आज भी मौजूद हैं। इन मखसूस कमरों से आप सीधा दीवान खास में दाखिल होते हैं। दीवान खास के सामने बनाया गया ये बाग 4 बाग के तस्वर पर कायम है। ये बाग शाहजहां के दौर में मुकम्मल हुआ। यहाँ जब बादशाह तख्त पर बैठते थे तो बाग इसके सामने एक जन्नत का मंजर पेश करता था। दीवान खास के सामने जो ये इमारत आपको नज़र आ रही है, इसे उकबत खाना कहा जाता है। शाहजहां के दौर में बनाया गया ये उकबत खाना शाही आराम और निजी इस्तेमाल के लिए मखसूस और अहम जगह थी। ये उकबत खाना मुग़ल बादशाहों की निजी ज़िंदगी का खामोश गवाह है। दीवान खास के 4 बाग के सामने मौजूद ये इमारतें शाही गौसल खाने कहलाती हैं। शाहजहां के दौर में बनाए गए ये गौसल खाने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम थे। गर्म पानी के कमरे, नीम गर्म पानी के कमरे, ठंडे पानी के हिस्से, पानी गर्म करने के लिए ज़र ज़मीन निज़ाम आइबोका सिस्टम इस्तेमाल होता था। 4 बाग और हमाम के एरिया को क्लियर करने के बाद हम शाहजहां के एरिया में दाखिल होते हैं। शाहजहां का एरिया शमाली हिस्से में वाक़या है और ये शाही रहाइश के लिए बनाया गया था, जबकि अकबर और जहांगीर के हिस्से निस्बतन दिफाई और इंतज़ामी नवीयत के हैं। यहाँ से हम शाहजहां के
स्लीपिंग चैम्बर में दाखिल होते हैं। सफ़ेद संगे मरमर, आईनों और कीमती पत्थरों से सजा हुआ महल मुगल दौर की ऐशो इशरत की अलामत था। बादशाह और शाही ख़ानदान की रहाइश के लिए मखसूस कमरे नफीस नक्शो निगार के साथ मुज़य्यन थे। शाहजहां की ख्वाबगाह से बाहर निकलने के बाद हम प्रिंसेस बम्बई गैलरी में दाखिल होते हैं। ये हिस्सा मुग़लों ने तमीर किया था, जो बाद अज़ा रंजीत सिंह की बीवी के घर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। सिख गैलरी इस बात को उजागर करती है कि मुग़लों के बाद लाहौर पर सिखों ने कैसे हुकूमत की और शाही किले को बतौर शाही रहाइश इस्तेमाल किया। ये गैलरी 1799 से लेकर 1849 से मुतल्लिक नवादरात पर मुश्तमिल है। इसमें महाराजा रंजीत सिंह की तस्वीर, पेंटिंग, सिख सरदारों के हथियार, सिख मलबूसात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल है। इस गैलरी में रंजीत सिंह की घोड़ी को भी प्रिजर्व किया गया है। मशहूर मुहावरा दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाली बंदूकें भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। सिख गैलरी से निकलने के बाद आप दोबारा शाहजहां के एरिया में दाखिल होते हैं। ये कमरे कोई आम कमरे नहीं, ये कमरे शाही मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें उस वक्त के गैर मुल्की सफ़ीर, ख़ास मेहमान और गवर्नर्स वगैरह को ठहराया जाता था। इन कमरों में उस वक्त कॉमन्स को आने की इजाज़त ना थी। शाही मेहमानों के कमरों के बिल्कुल सामने आपको दीवाने ख़ास नज़र आता है। संगे मरमर से बना ये हाल शाहजहां ख़ास मेहमानों, सफ़ीरों और आला काम से मुलाकात के लिए मुख्तस था। इसका मकसद सिर्फ राशि नहीं बल्कि रस्मी दावत और दरबार था। इस जगह पर शाही मीटिंग्स, गुफ्तगू और मुआहदात भी होते थे। दीवान ख़ास सिर्फ मुलाकातों और दरबार के लिए नहीं था, बल्कि बादशाह की सियासी ताकत और शाही शौकत का मज़र था। यहाँ होने वाली मुलाकातों और फैसलों की तारीख आज मुगलिया दौर के मुताले में अहम है। खिड़की से किले की दीवारें, मीनार और दीगर शाही इमारतें भी देखी जा सकती थी। ये मंजर बादशाही ताकत और शाहाना अज़मत को जाहिर करता था। यहाँ से दरियाए रावी की ठंडी लहरें और सब्ज़-ए-ज़ार महसूस किया जाता था। मेहमानों को लाहौर किले के अंदर से बाहर का खूबसूरत मंजर दिखाया जाता था। दीवाने ख़ास से जब आप बाईं जानिब जाते हैं तो कदीम स्टोरेज आपको देखने को मिलती हैं। 3 मंजिल तक नीचे बनाई गई ये स्टोरेज उस वक्त अनाज, रहाइश और दीगर अमूर के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ से चलते हुए शाही मेहमान खानों को क्रॉस करने के बाद आप शाह जहांगीर के एरिया में दाखिल होते हैं। ये हिस्सा दौरे जहांगीर 1605 से लेकर 1627 के दरमियान बनाया गया था। जहांगीर क्वाड्रेंगल, जहांगीर का 4 भाग कहलाने वाला ये हिस्सा शाही रहाइश, मेहमान खाने, दीवाने खास और शाही हमाम पर मुश्तमिल था। बाग के बिल्कुल सामने जब आप आते हैं तो आप मुगल गैलरी में दाखिल होते हैं। मुगल गैलरी में दाखिल होते ही आपको सामने हाथी दांत से बना ये आगरा का ताज महल दिखाई देता है। ताज महल के इस मॉडल के साथ साथ आपको इस गैलरी में शाही फरमान, सिक्के, मुख्तलिफ किस्म की तसानीफ देखने को मिलती हैं। इस वक्त आप जलालुद्दीन अकबर के दौर के सिक्के देख रहे हैं। इसके अलावा इस गैलरी में आपको निकाह रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ किस्म की तसानीफ और फारसी ज़ुबान में लिखे गए मुख्तलिफ किस्म के शाही हुक्मनामे देखने को मिलते हैं। पीपिंग चैम्बर ऑफ जहांगीर, जो कि इस वक्त एक गैलरी में मुंतकिल हो चुका है, जब आप इससे बाहर आते हैं तो सामने चेस्टनमा फवारे देखने को मिलते हैं। इसके बिल्कुल सामने बादशाह अकबर की बेगम जोधाबाई की पैलेस है। वही बादशाह अकबर जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दीन अकबरी राइज किया था। इसके साथ ही आपको दाएं जानिब पर कॉमन रूम्स और ये बिल्कुल सामने खड़क सिंह की हवेली नजर आती है। वही खड़क सिंह जिनके बारे में कहा जाता था खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहाँ से जब आप आगे पैदल चलते हैं तो जोधाबाई का एरिया क्रॉस करने के बाद आप सीधा दीवाने आम में
داخل ہوتے ہیں۔ دیوان عام اور کورٹ آف کامن کہلانے والی یہ جگہ، جس میں بادشاہ اکبر اپنی عوام سے مخاطب ہوتے تھے اور مختلف قسم کی نوعیت کے کیسوں کے فیصلے بھی سناتے تھے، اسی بلڈنگ کے اندر سے ایک سیڑھی بنائی گئی تھی اور اس کے نیچے ایک پریزن ایریا تھا، جہاں پہ سزائیں سنانے کے بعد فوراً قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا۔ برطانیہ کے قبضے کے بعد اس جگہ کو اسپتال میں کنورٹ کر دیا گیا اور اس کو ملٹری ہاسپٹل بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی موجود چھتیں برطانوی دور حکومت میں تبدیل کر دی گئی۔ دیوان عام کے بالکل سامنے آپ کو اکبری گیٹ نظر آتا ہے، جو کہ کامنز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اکبری گیٹ اور دیوان عام کے بالکل سامنے آپ کو یہ کچھ سٹوری روم نظر آتے ہیں، جو زمانہ قدیم اور مغل دور میں بطور استبل استعمال کیے جاتے تھے۔ جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو 12 دروازوں والا پرانا لاہور نظر آتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہیں لاہور نہیں تکیا جمع نہیں۔ گائیڈز کے مطابق یہاں موجود چند بلڈنگز وقت کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں۔ آگے چلیں تو میں آپ کو موتی مسجد دکھاؤں گا، وہی موتی مسجد جو شاہ جہاں نے تعمیر کروائی تھی۔ موتی مسجد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی گنبدوں کی شکل موتیوں جیسی ہے۔ اس سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو اکبر دور کی بنائی گئی یہ چونے، دال اور چاول سے بنی یہ دیواریں نظر آتی ہیں۔ ان دیواروں کے بالکل سامنے وہ جیل آج بھی موجود ہے، جس میں بھٹو صاحب کو رکھا گیا تھا۔ جیل کے بالکل پیچھے نظر آنے والی سرخ بلڈنگ مغل دور میں بطور شاہی باورچی خانہ استعمال ہوتی تھی، جسے بعد میں برٹش نے بطور استبل استعمال کیا تھا۔ جب موتی مسجد کی طرف ہم دوبارہ بڑھتے ہیں تو ہمیں موتی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا یہ کنواں نظر آتا ہے۔ یہ ان 4 بڑے کنووں میں سے ایک کنواں ہے جو کہ مغل دور میں پانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قلعے سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو یہ رستہ نظر آتا ہے۔ مغل دور میں بادشاہی مسجد کے لیے اسی رستے کو استعمال کیا جاتا تھا اور جیپ ٹریک اس وقت موجود نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ برٹش کے بنائے گئے جیپ رستے سے نیچے جانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے ڈرینیج ہولز نظر آتے ہیں، جو قدیم سول انجینئرنگ کی مہارت کی زندہ مثال پیش کرتے ہیں۔ جیپ رستے سے نیچے جاتے ہوئے اسی کے ساتھ آپ کا قلعے کا دورہ مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ شاہی قلعے لاہور کے متعلق بنائی گئی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔